डॉक्टर साहब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज तुलबा के साथ जो खसूसी नशिस्त की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान का पहला इंतखाब है, भारत में दोबारा हमाकत की तो जवाब जो है ज़्यादा शदीद होगा। देखिए, जंग तो होगी। जंग का तो एक मेरे ख्याल से एक वक्फा है, पॉज कह लें उसको, जो भी कह लें, लेकिन एक हतमी जंग तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी है। और वो जो जंग है वो अब किस अंदाज में वो जहरीत करते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर या हाइब्रिड, तो ज़ाहिर दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज उस हवाले से चल रहा है। लेकिन यह है कि अभी तो भारत के जो वफूद हैं वो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिका में जो शशि थरूर साहब गए हैं तो उनकी अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता चला ना कि ये यहाँ पे हमारे ऑफिशियल से मिल रहे हैं साइड पे, तो वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही करना है जो माइकल वॉल्श के साथ, तो वो गैदरिंग्स या कांग्रेसमैन या डेमोक्रेट्स या उनके साथ मिले। लेकिन अगर वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलते हैं तो ये मैंने पहले भी बात की थी कि नेतन्याहू पे शक हो गया था, शक नहीं बल्कि सबूत थे कि नेतन्याहू बात कर रहे हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, तो उनको फारिग कर दिया था। और उस दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत शदीद जो है वो नेतन्याहू से एक तरह से नफरत कह लें या जो भी कह लें, वो बात नहीं करते। तो ये है कि अब ये कायल किसको करेंगे जाके, फैसला तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ही ये बात बार बार कह रहे हैं कि मैंने एक ना वो सेक्रेटरी रूबियो से मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी रूबियो की जो गुफ्तगू होगी तो वो तो एकदम प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके सामने अगर कहा कि ऐसे नहीं हुआ था, आप नहीं आए थे, ये नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता वो अमेरिका में किसको कायल करेंगे। दूसरी बात जो है वो शशि थरूर जो हैं वो बड़े यानी पढ़े लिखे हैं, और मैंने अपने बताया भी कि उनसे मुलाकात भी हुई है, बड़े नफीस, बड़े धीमे लहजे से बात करने वाले हैं। और ये उस तरह की बात जैसे जयशंकर जी इन दिनों इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ना, तो वो परेशान हैं जी। उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे वो कुछ छुपा भी रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, कुछ परेशान है, क्योंकि जाहिर है वो हिंदुत्वा के लोग ये तो किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं है ना कि हमें शिकस्त हो गई है। मतलब एक डिनाइल मोड में है कि हमें शिकस्त इस वजह, हिंदुस्तान को नहीं, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार की पॉलिसियाँ 11 साल की, उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी तकसीम पैदा हुई है, उसके वजह से मुसलमानों में भी तकसीम पैदा हुई है। फिर उस दिन ये मुस्लिम कुछ फसादात भी होने थे, ये जो कलमे वाली बात इन्होंने की थी 22 तारीख को कि कलमा सुनवाया गया और ये सारा किया। लेकिन मुझे शशि थरूर साहब के एक जो उन्होंने बात की है ना, उस पर बहुत मैं हैरान हूँ कि शशि थरूर ये बात भी कर सकते हैं। देखिए, तुर्किया में ज़लज़ला आया था 2023 में, और ज़लज़ला भारत में कभी आया है ना, ये मैं खुद बता रहा हूँ, अपना वाक़या बता रहा हूँ कि जब सुनामी का हुआ था हमने अपने टीवी चैनल्स पे ट्रांसमिशन की थी। सुनामी के का जो फंड रेजिंग हुई थी उसके लिए हमने ट्रांसमिशंस की हुई हैं। जो ये इंसानी आफात होती हैं ना, उसमें फिर कोई बात, छोटी घटिया बात अगर आप सुने ना किसी ऐसी शख्सियत के मुंह से जो जिसको आप बड़ा एहतराम करते हो, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मामला, ये कैसे हुआ मामला। अच्छा, जब ज़लज़ला आया पाकिस्तान में तो उसके कुछ अर्से के बाद भारत के लोगों ने भी हमारे टीवी चैनल पे ही आके और फंड रेजिंग में हिस्सा लिया, उनके फिल्म स्टार्स भी थे, बाकी लोग भी थे। अब शशि थरूर जो हैं उन्होंने एक अजब बात की आज, और मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो गया है अचानक। वो कहते हैं, उन्होंने केरला हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि जो आपने 10 करोड़ केरला की तरफ से 10 करोड़ रुपया टर्की की मदद की थी ज़लज़ले के दौरान, तो ये मिसप्लेस्ड जेनरोसिटी थी। यानी आपको एक ऐसे मुल्क की ज़लज़ले में मदद, ज़लज़ले के लिए उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी जो हमारा दुश्मन है, बाद में जाके हमारा दुश्मन साबित हुआ है, तो ज़लज़ले में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैं 48 स्लाइड कोट कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। अब ये कितनी छोटी और कितनी घटिया बात है। ये शशि थरूर साहब के मुंह से ये सुन के और अफसोस हुआ, और कोई आरएसएस का गुंडे वुंडे इधर बात कर रहे होते तो चल जाता, लेकिन ये शशि थरूर कह रहे हैं कि टर्की को हमने, जो केरला ने एड दी थी, वो उनको मिसप्लेस्ड जेनरोसिटी थी। और उसके बाद उनकी तरफ से फिर जवाब आया केरला की तरफ से, द हिंदू,
वो कह रहे हैं कि ये एड जो है ये यूनियन मरकजी हुकूमत का ऑपरेशन दोस्त उस वक्त चल रहा था, उसमें एड गई थी। अब चूंकि ये तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, 47 स्लाइड, तुर्की चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो ये घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उस वक्त भारत क्योंकि क्लियर नहीं था कि तुर्की किस वक्त कहाँ खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, तो वो जो है वो उन्होंने ये बात की, उनका जवाब आया कि आप भूल गए हैं शायद के ऊपर, लेकिन इतनी छोटी बात ही की है कि मैं इसके ऊपर। दूसरा उनका एक बीजेपी का और एक बंदा है, अच्छा, जिसके मुंह में जो बात आ रही है ना इस वक्त, वो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बातें करता जा रहा है। अब उनके एक कोई वहाँ पे हैं राम चंद्रा झंगरा, ये एमपी हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं, देखिए वो जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में और पहलगाम में, वहाँ पर वो जो भी दहशतगर्द थे, फॉल्स फ्लैग था, जात, हम तो तहकीकात का मुतालबा करते रहे इतने दिनों और अभी भी कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। तो वहाँ पे जब उनको वो बेगुनाह लोगों को ये दहशतगर्द जो भी थे, फॉल्स फ्लैग था या सिक्योरिटी का जो भी था, अब इनको ही पता है कि क्या था, वो कहते हैं कि जब उनको मारा जा रहा था तो जो उनकी बेगमात खड़ी थी वहाँ पे और जो जिनके शौहरों को गोली मारी या कत्ल किया जा रहा था, तो वो इंतहाई बुज़दिल ख़वातीन थी, इंतहाई बुज़दिल थी। उनके अंदर कोई एहसास नहीं था कि उनके शौहर कत्ल हो रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, शायद वो इंजॉय कर रही थी अपने शौहरों को मरता देख के, और वो उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। यानी वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, और वो कहते हैं कि मर्दों को इसलिए मारा गया कि औरतें वहाँ खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। अभी इतनी एक अजीब व गरीब सी इनके बयानात आ रहे हैं ना। ये कहते हैं टाइम्स नाउ 50th पहलगाम विक्टिम्स वाइफ्स लैक्ड स्पिरिट, उनके अंदर कोई एहसास ही नहीं था और वेलर कोई उनमें जज्बात, किसी किस्म का एहसास ही नहीं था। बीजेपी के रामचंद्रा सेज वुमेन्स फोल्डेड हैंड्स, वो अपने हाथ बांध के बैठी हुई थी। अच्छा, अब ये जो है इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि विमेन हु लॉस्ट हस्बैंड्स लैक्ड वॉरियर स्पिरिट, उनके अंदर कोई जंगी जज्बा ही नहीं था। यानी आप ख़वातीन, वह चीख पुकार है, कोई बच्चे भी आ जाते जद में, कोई हो सकता है खातून को भी गोली लग जाती, ये कोई बातें हैं करने वाली। कभी एक के पीछे लग जाते हैं, कभी वो कहना सूफिया के पीछे लग जाते हैं, कभी यूट्यूबर उठाने शुरू कर देते हैं। अब ये उनकी जो ट्रेजिडीज़ हुई हैं बड़ी घरों में, उनके पीछे लग गए, बजाय इसके कि ये सीधी सी बात करें कि मारा किसने है, मारा किसने है। और ये और बहुत सारे इश्यूज हैं ना जो उठा रहे हैं, पब्लिक उठा रही है। तो इन्होंने वो जो उनकी जिनके घर में मातम है, उनके ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। और इतना अफसोस होता है कि ये किस तरफ एक बहुत बहुत महज़ब सोसाइटी कहाँ निकल गई है, कहाँ निकल गई और क्या बातें कर रही है। अच्छा, भारत के हवाले से मैं एक दो बातें और करके फिर उसके बाद जो है वो दोबारा आता हूँ। उनकी जो सरकारी अदारा है उनका, ये ANI न्यूज़, ये चूँकि 4-5 दिन से बड़ा शोर मचा हुआ था, इसमें तो 40 स्लाइड हम कोट कर देते हैं। बांग्लादेश, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की बात हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नॉट रिजाइनिंग और लिविंग कंट्री विद रिजाइनेशन बर्स, अनशेड्यूल मीटिंग ऑफ एडवाइजरी काउंसिल हेल्ड। तो वो वहाँ पर सिर्फ सुकून है हर किस्म का। और ये जो बात हो रही थी कि वहाँ पे, और फिर उसको ढाका ट्रिब्यून ने आज ही बताया कि 41 की मीटिंग हो रही है उनकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, सब कुछ आ रहा। लेकिन इसी दौरान एक और काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि इनकी जो एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ जो है एक मुआहदा हुआ था बांग्लादेश की नेवी का। ये हुआ था हसीना वाजिद के दौर में। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स, ये जब हसीना वाजिद थी तो उनके आखिरी एक महीने में दोनों मुल्कों की नेवीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। ये 45 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो ये मैं दिखाऊं। अच्छा, इन्होंने ही फिर ओमान के साथ भी एक मुआहदा साइन कर लिया था, इसी कंपनी ने ओमान के साथ भी कर लिया था। ये ओमान टाइम्स है। और इन्होंने ही फिर मैं 44 दिखाऊं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो इंडियन बांग्लादेश स्ट्रेंथन नेवल टाइज एडवांस ओशन गोइंग टग एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें ये हुआ था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ, और ये हुआ था आखिरी दिन थे ना इनके इंडिया और जब हसीना वाजिद के आखिरी दिन थे, तो इन्होंने जो है ये बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था, बहुत बड़ा। और ये जो एग्रीमेंट है ओशन गोइंग टग, ये इन्होंने ये जो
गार्डन रीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स और ये नेवीज़ के दरमियान हुआ था दोबारा। और ये मैं इंडियन एक्सप्रेस दिखा देते हैं, बांग्लादेश नेवी इंक्स डील विद इंडियाज GRCE 43rd स्लाइड हम दिखा सकें तो ये 800 टन ओशन गोइंग टग का एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है ना, बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये दोनों मुल्कों का एक नेवी का एक स्ट्रेटेजिक, ठीक, ये मतलब होता है ना कि तिजारत हो रही है टमाटरों की, प्याज़ों की, नहीं, नेवीज़ के दरमियान एक मामला तय पाया था। अब जनाब सूरत हाल ये है कि इंडिया टुडे को ही कोट कर रहा हूँ, 42nd, बांग्लादेश कैंसल्स ₹180 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया अमिड डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। तो बांग्लादेश ने जो ये मामला तय किए थे ये सारे इनके साथ वो उन्होंने माहिदा तोड़ने का ऐलान कर दिया है बांग्लादेश ने। अच्छा, इसके बारे में आपको ये बताऊं कि अगर ये बांग्लादेश ये माहिदा तोड़ता है तो इसका नतीजा जो ये बाकी जगहों पे मौजूद जो ये सारा मोदी जी की वजह से, ये इनके जो हरकतें हैं या जो भी इनकी वो है, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी वजह से बाकी जो अरब ममालिक या बाकी जो इनकी पोर्ट्स वगैरह के सिस्टम थे वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बांग्लादेश अगर दरमियान में से निकल रही है पोर्ट, तो फिर मालदीव पे क्या है, फिर ओमान में क्या मामला आते हैं, बाकी जो एक ही कंपनी चूँकि इन्वॉल्व थी तो उसने इंडिया से तोड़ा है, तो इंडिया के फिर बाकी जगहों पर ये मोदी जी को अब देखना है कि ये अपने मामलात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, उसमें पाकिस्तान को देखते हैं ना कि पाकिस्तान कहाँ फिट हो रहा है उस पूरे, और पाकिस्तान किस तरह से आगे, पाकिस्तान को 10 मई के बाद जो एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो गया है दुनिया के सामने। शहबाज शरीफ साहब तुर्की में है आज, उसके बाद मेरे ख्याल से ईरान, तुर्की, ये सारे मुल्क हमारे, देखें जियो पॉलिटिक्स हमेशा आपके ओस पड़ोस से शुरू होती है। अगर आप ओस पड़ोस में मामलात आपके ख़राब हैं, जैसे इंडिया को देखना है कि उनके उस पड़ोस में जो ममालिक, तो फिर आप जाके वो कहेंगे जी मैं वो एक टम्बकटू के साथ अपने उनको कायल करने जा रहा हूँ टम्बकटू के अंदर कि भाई ये हमारे एक डेलीगेशन भेज रहा हूँ टम्बकटू, तो वो कहेंगे भाई आपके आसपास के लोग सारे क्या पागल हैं, चारों तरफ जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका फटा पड़ा हुआ है, तो ये जो है ये आप कहाँ से पहुँचे। और दूसरी बात ये कि जब देखें हाथी के पाँव में सबका पाँव, इंडिया इतनी दफ़ा इनका नाम ले चुके हैं और कश्मीर का नाम इतनी दफ़ा ले चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि अमेरिका जाके किससे मिलेंगे मुझे नहीं पता, या तो ट्रम्प इंतजामिया के लोगों से मिलेंगे, थिंक टैंक से, वो तो आम आदमी ख़त्म जैसे भी पहुँच जाते हैं थिंक टैंक्स में, तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या ट्रम्प इंतजामिया इनकी बात सुनेगी, तो आई डाउट कि वो बात सुनेंगे, बल्कि वो मज़ीद गुस्से में आएंगे कि ये हमारे मुल्क में आके और बताने जा रहे हैं और लॉबिस कर रहे हैं, ट्रम्प को नहीं पता चले तो बेहतर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये ज़रा नए महाजों को सबको लेके ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है उसी थीसिस पे, और उसमें बिल्कुल मामलात उसी तरह जा रहे हैं जिस तरह हम कहते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन को पिछले 24-48 घंटों में शदीद सब, यानी हर रोज़ ये हो रहा है कि पहले रोज़ से ज़्यादा जो है वो ड्रोन और मिज़ाइल अटैक हुए हैं कीव के ऊपर, और ये अक्रॉस द यूक्रेन हुए हैं। यूक्रेन के बारे में ऐसा लगता है कि उसको यूक्रेन को छोड़ दिया इन्होंने, हवाले कर दिया पुतिन के कि आपने जो कुछ यूक्रेन के साथ करना है करें। अब यूक्रेन के जो वहाँ पर डिफेंस सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा, उनको असलहा नहीं मिल रहा, उनको मज़ीद इमदाद नहीं जा रही, फ़ौजी उनका मोरल डाउन है, वो वापस आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ वो जो फ्रंट लाइंस हैं वहाँ से पलट रहे हैं क्योंकि उनको खबरें मिल रही हैं कि पीछे से मदद नहीं आएगी। लेकिन ये है कि बातचीत आगे बढ़ नहीं रही, और वो जो है वो कीव पोस्ट का एक ऑपेड उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5th अगर हम दिखा सकें, वहाँ का एक बड़ा रोज़नामा है और उसका एक ओपिनियन उसमें आज आया है, 5th द फेट ऑफ सरेंडर, कि हाउ सॉफ्ट रेटरिक एंड फॉल्स न्यूट्रलिटी बिट्रे यूक्रेन एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ। किस तरह ये आराम आराम से प्यार मोहब्बत से हमसे जो वादे होते रहे और ये कहा जाता रहा कि हम न्यूट्रल हैं, इसने यूक्रेन को, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि तमाम डेमोक्रेसी को भी तबाह कर दिया। तो वो जो है वो उनके जहनों में वहाँ पर अब ये बात हो रही है कि हम एक टोटल सरेंडर की तरफ जा रहे हैं, और टोटल सरेंडर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें
इस वक्त वो जो मैंने कल भी बात की थी, बार बार कर रहा हूँ कि क्या जर्मनी से या किसी और जगह से वो 1 लाख 2 लाख फौज भेजेंगे इन हालात में? क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे जाओ जाके रशियन से और नॉर्थ कोरियन से और सबसे लड़ो? वो तो प्यूटिन से मिलना चाह रहे हैं, और प्यूटिन के साथ उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट बात कब होगी? इस्तांबुल में तो हुई नहीं। जो लास्ट बात हुई थी वो ये सरेंडर, और वो आगे तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो हदफ है, जो निशाना है, वो कीव, यानी पहले सुमे बफर था, लेकिन अब वो थोड़ा सा आगे जो अटैक ज़्यादा हो रहा है वो कीव पे, दारुल हुकूमत पे हो रहा है।